एक कहावत है, लालच बुरी बला है और ऐसा ही हुआ है पुणे में दो भाइयों के साथ। दरअसल मामला है ऑनलाइन ट्रेडिंग में धोखाधड़ी का। दोनों भाई जो है लगभग 2 का 4 बनाने निकले थे और हाथ लगे हैं नील बट्टा सन्नाटा। जी हाँ, आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हुए ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम में पुणे के 53 वर्षीय व्यक्ति और उनके भाई को लगभग 2 करोड़ 45 लाख रुपए का चूना लगा है। दोनों भाई यहां पर पेशे से इंजीनियर हैं। पुलिस एफआईआर के मुताबिक साइबर अपराधियों ने शिकायतकर्ता को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के जरिए भारी मुनाफा कमाने का लालच भी दिया है। बाद में ठगों ने दूसरे भाई को भी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया और दोनों भाइयों से यहां पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए और उसके बाद लगभग 80 लाख रुपए ऐंठे हैं। चर्चा आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे क्योंकि व्हाट्सएप हो जाए, टेलीग्राम हो जाए, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे लगातार हम देख रहे हैं कि धोखाधड़ी जो है, ट्रेडिंग को लेकर धोखाधड़ी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इसको कैसे समझा जाए, रोका जाए, शिकायत कैसे की जाए, शिकायत करने के बाद क्या आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, जयप्रकाश गुप्ता, फाउंडर धन, डॉक्टर पवन दुग्गल, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और फाउंडर इंटरनेशनल कमीशन ऑन साइबर सिक्योरिटी लॉ, रितेश भाटिया, फाउंडर यहाँ पर V4 वेब सिक्योरिटी और साथ ही साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और पवन जी, क्लियरली मामला मेरे ख्याल से नया नहीं है। अक्सर आपसे भी इस मुद्दे पर बात हुई है, आपसे और रितेश से लगातार बातचीत होती रहती है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स पे जो है आपको इनवाइट किया जाता है, जोड़ दिया जाता है और आपको डबल कर देंगे आपका पैसा, रातों रात आपको बना देंगे करोड़पति और एक पर एक फ्री मुनाफा। इस तरह की चीजें जो है लोगों को बताकर लुभाई जाती हैं। जो हमारे रेगुलेटर हैं उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट और नोटिफिकेशंस भी यहाँ पे जारी किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी इतनी ज्यादा रह गई है कि देखिए दो भाइयों को 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। पवन जी। देखिए, कमी इसलिए रह गई है क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर इस साइबर क्राइम के मामलों को निपटने के लिए तैयार नहीं हुए। हम लोग कोविड-19 के बाद जो सीख हमें लेनी चाहिए थी वो हमने नहीं ली है, क्योंकि कोविड-19 के बाद अब एक नया वर्ल्ड युग पैदा हो गया है, जिसे मैं न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर बोलता हूं। और इस न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर में साइबर सुरक्षा में सेंधें हम लोगों की रोजमर्रा डेली कंपेनियन होंगी और जो साइबर क्राइम होगा वो वे ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो जब इतनी और चारों ओर फैल जाएगा साइबर क्राइम, तो जब तक आप उसे इफेक्टिवली निपटने के लिए कारगर कदम नहीं उठाएंगे, तब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इस तरह का जो की चुनौती है, चैलेंज है, उसको आप निपटा पाएंगे। क्योंकि आज प्रॉब्लम है कि डर और पैनिक आज भी लोगों के हृदय में मौजूद है पोस्ट कोविड-19 के बाद, और इसको ट्रिगर करना बिल्कुल बहुत ही आसान सी बात है। तो जब लोग ट्रिगर हो जाते हैं और वॉलंटरली और शैले से अंडर ड्यूरेस पैसा दे देते हैं, बाद में उन्हें आभास होता है कि साहब मैं साइबर क्राइम का शिकार हो गया हूं, तो सिस्टम इतनी ज्यादा तरीके से तैयार नहीं है कि उस पैसे को वापस ला सके। हाँ, हमारे 1930 है राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। आप कॉल करें और अगर बैंकिंग चैनल में पैसे होंगे तो पुलिस अधिकारी रोक लेंगे। लेकिन अधिकांश भारतवासी 1930 की सेवा का की उपलब्धि नहीं लेते। वो अक्सर उनको 1930 के बारे में मालूम ही नहीं है। तो तुरंत रिपोर्ट करना जरूरी है। बट अगर रिपोर्ट हो भी जाए और पैसा निकल भी जाए, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लीगल प्रोपोजिशन चाहिए कि साहब बैंक की जिम्मेवारी होगी कि साहब आपने इस अकाउंट से कैसे पैसे जाने दिए और इतने पैसे की भरपाई आप करेंगे। ऑलरेडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 जुलाई 2017 को एक जीरो लाइबिलिटी नोटिफिकेशन जारी तो कर रखी है, लेकिन उसको अमल अक्सर बैंक नहीं करना चाहते, लोगों के पैसे नहीं देना चाहते। तो आपको एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क को संशोधित करना पड़ेगा। भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000 का, उसमें संशोधन लाने होंगे। वर्तमान कानून को इफेक्टिवली इन्फोर्स करना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि साहब आप वर्तमान लॉ को इनोवेटिवली और क्रिएटिवली इंटरप्रेट करिए। आज लोगों को इसलिए मत डराइए कि साहब ऐसा है कि अगर वो साइबर क्राइम की शिकार हो गए हैं और आपको रिपोर्ट करेंगे, तो शायद उन्हें ये डर नहीं होना चाहिए कि आप हैरेसमेंट फेस करेंगे पुलिस अधिकारियों से। तो सिटीजन फ्रेंडली अप्रोच जो है वो मिसिंग है। इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है
वो मिसिंग है, और डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क्स भी नहीं है, उसको भी हमें आवश्यकता है। चलिए, अब ये तो बात हुई है कानून व्यवस्था की और लीगल लूप होल्स की, जिनको हमें दुरुस्त करना है, जहां पर हमें कड़ाई बरतनी है। लेकिन रितेश, तब तक क्या हमें ठगी का शिकार क्या होते रहना पड़ेगा? ट्रेडिंग, मेरे ख्याल से एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारे देश में इक्विटी में लोगों की भागीदारी बढ़े, और उसमें भी हम काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग को, ऑनलाइन इक्विटी में भागीदारी बढ़ाने को, भले ही शेयर खरीदना हो, म्यूचुअल फंड खरीदना हो, या कोई भी तरह का एसेट क्लास में आपको निवेश करना हो। एक तरफ आप दायरा इस लिहाज से बढ़ाना चाहते हैं, निवेशकों को जोड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप लगाम भी नहीं लगा पा रहे हैं। यही मुद्दा ले लीजिए, जरा समझाइएगा अभी रितेश कि ये ठगी ऑनलाइन हुई कैसी है, ट्रेडिंग ठगी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ना तो इसका मॉडस ऑपरेंडी बड़ा सिंपल है। एक तो अभी हाल फिलहाल तो मार्केट्स हमारे वैसे भी ऊपर जा रहे हैं, तो यही टाइम पे हर किसी को मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमने निवेश करना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज में। और जितना फिर लोगों से सुनते रहते हैं, फिर ये यूट्यूब पे वगैरह जो इतने सारे एड्स आ रहे हैं वगैरह, इंस्टाग्राम पे जो एड्स आ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें आ रही है। और फिर एक नवा जो चस्का चढ़ा हुआ है लोगों को कोविड के बाद से, जो वर्क फ्रॉम होम वाला, हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं घर पे बैठे बैठे पैसे कमा सकता हूँ। और यहाँ पर जब वो जैसे एड्स वगैरह देख लेते हैं, या तो इंस्टाग्राम पे देखो, और मालूम है कविता, वो खाली एड्स की बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो काफी टाइम से एक जो मॉडस ऑपरेंडी वो चल रहा है, वो है कि लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह हैक कर देते हैं, या फेसबुक अकाउंट्स हैक कर देते हैं, और वहां पे लिखते हैं कि देखो मैंने इतने पैसे कमा लिए, मैंने इतनी बड़ी ऐसी गाड़ी ले ली, वो सारी चीजें उसको फोटोशॉप वगैरह सब कर डालते हैं। तो लोगों को लगता है कि अरे हाँ यार, इस इंसान ने एक्चुअली पैसे कमा लिए, और वो इंसान कौन है? अपना दोस्त ही है। और क्योंकि उसका अकाउंट हैक्ड है, हमें समझ में नहीं आता, हमें ऐसा लगता है कि हाँ उसने सही में ये घर ले लिया है, सही में इतनी बड़ी बीएमडब्ल्यू ले ली है, तो मैं भी कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हूँ। और यही देख के लोग मतलब आगे वो पर्टिकुलर चैनल को या वो पर्टिकुलर पोस्ट को लाइक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, वहां से उनको टेलीग्राम में लिया जाता है, व्हाट्सएप में लिया जाता है। अब बात ऐसी है, जब इनको वो व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में लिया जाता है, तो कविता उसमें ऑलरेडी है ना कुछ लगभग 200-300 मेंबर रहते हैं, और हर कोई दिखा रहा होता है अरे मैंने आज इतने कमाए, मैंने इतने कमाए। तो आप जब एक नवे मेंबर होते हो तो आपको लगता है अरे यार ये सही है, क्योंकि इतने सारे लोग तो ना मतलब सारे के सारे मतलब विक्टिम्स होंगे या जो भी होंगे। लेकिन बात ये रहती है कविता, ये सारे जो लोग होते हैं वो उनके ही रहते हैं, उनके ही गैंग के रहते हैं। और हर कोई और क्या होता है, आप 1,000 रुपए जैसे डालते हो आपको 1,300 मिल जाते हैं, फिर आप 10,000 डालते हो तो आपको 17,000 मिलते हैं। तो वो लोग ने आपका कॉन्फिडेंस जीत लिया, क्योंकि आपको लगता है रातों रातों ये मैं अमीर बन रहा हूँ, रातों रात मैंने तो 10,000 रात में डाला 11 बजे, अगले दिन सुबह मुझे सुबह 11 बजे 17,000 मिल रहे हैं। तो दे आर वेरी वेरी कन्विंस्ड, और तब जाके वो लोग 50,000, 1 लाख, फिर इनको जो एक पर्टिकुलर पोर्टल देते हैं, ऐप देते हैं कि यहाँ पे आप जाके देखिए, वहां पे उनको एक्चुअली सारी चीजें बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अरे ये स्टॉक एक्सचेंज की प्राइसेस दिखा रहे हैं वगैरह, लेकिन वहां पे वो सेम रहता होएगा। वो जैसे अभी हम देखेंगे, वो आप कोई भी जैसे फिनटेक कंपनीज के जैसे धन वगैरह इनके आप ऐप डाउनलोड करो, तो आपको ये इनको रियल टाइम फिगर्स दिखा रहे हैं, आपको आपका प्रॉफिट भी वो मतलब जो एक्चुअली वो दिखा रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं साइबर क्रिमिनल्स, ये पूरा का पूरा मतलब आपको एक अलग ही प्रॉफिट दिखा देते हैं कि आपके इतने 1,000% प्रॉफिट हो गए हैं। और आदमी उधर खुश होता बैठता है, और वो पैसे डालते जाता है डालते जाता है। जब विड्रॉ करने की बारी आती है, जब उसको 1,000 रुपए या 10,000 भी चाहिए होता है, तब जाके उसको समझ में आता है कि वो इस फ्रॉड में फंस चुका है। बिल्कुल, कविता। बहुत मुश्किल है एक आम आदमी के लिए ये सब बातें समझना। जय, आप भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं, बहुत सारे साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कदम जो आपने भी उठा रखे होंगे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जय, हम एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं जहां पर आप देखिए निवेश लगातार लोगों का बढ़ता जा रहा है, एसआईपी ट्रेंड्स हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, एक क्लिक पर जो है आप अपने निवेश की शुरुआत कर सक रहे हैं। आप जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने किस तरह के कदम उठाए हैं, किस तरह से आप इस तरह की ठगी से, धोखाधड़ी से अपने सब्सक्राइबर्स को और अपने विजिटर्स को बचाने की कोशिश करते हैं? जी कविता, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान देने की जरूरत है आज के समय में, जब यहाँ पे जो साइबर स्कैमस्टर्स हैं वो लोगों के बिहेवियर के ऊपर अपना स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। देखिए आज जो कोविड के बाद से, जैसे मिस्टर दुग्गल ने कहा कि एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट
के चक्कर में यहाँ पे इस तरह के झांसे में आ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है। आप पैसा दे रहे हो, कोई आपका पैसा मैनेज कर रहा है और आपका पैसा डबल करके दे रहा है। आपको पहले तो अपने ग्रीड एंड फियर को कंट्रोल में रखने की जरूरत है। आप तभी यहाँ पे सक्सेसफुल इन्वेस्टर ट्रेडर बन सकते हो जब आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करें कि अगर कोई आपसे आपका पैसा मांग रहा है तो क्या वो रजिस्टर्ड एडवाइजर है, क्या उसके पास कोई रेगुलेटरी प्रूफ्स हैं। इस तरह के केसेस भी देखे गए हैं जहां पे उन्होंने रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स भी फोर्ज कर लिया है। तो जो कदम लेने की जरूरत है, देखिए, एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ लॉ मेकिंग बॉडी, एज अ इंटरमीडियरी, हम लोग अपने तरफ से सारे स्टेप्स ले सकते हैं। ये अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ट्रेडर्स को, क्लाइंट्स को ये जागरूक करने के लिए कि आप इस तरह के झांसे में ना फंसें। पर द होल थिंग हैज टू बिगिन एट होम। अगर आप जागरूक निवेशक या ट्रेडर हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप जिसे पैसे दे रहे हैं उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, आप उस ऑथेंटिसिटी को कहाँ जाके चेक करें। तो कुछ कुछ चीजें, केसेस हमारे पास भी आती हैं जहाँ पे यूजर्स आते हैं, वो कहते हैं कि अब हमने धन के नाम पे उन्हें पैसा दे दिया, और जबकि वो उन्हें ये शक होता है कि धन इस तरह की एक्टिविटी में नहीं है, फिर भी उन्होंने उनसे पैसे दे दिए हैं। तो कुछ चेक्स जो हम लोगों ने अपने सिस्टम्स में बनाए हैं, और हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये कोई भी सुनने वाला इसे ध्यान रखे। वो एक है कि कोई भी स्टॉक ब्रोकर है वो एक सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है, वो एक रेगुलेटेड एंटिटी है। वो कभी भी आपको एश्योर्ड रिटर्न का प्रॉमिस नहीं करेगा, ना हम करते हैं, ना कोई भी रजिस्टर्ड रेगुलेटेड एंटिटी ये करेगा। आपको कोई फिक्स रिटर्न का झांसा नहीं देगा। अगर ये दे रहा है तो आपके लिए ये रेड फ्लैग है, आप उससे दूर रहें। सेकंड, आपको अगर कोई भी एंटिटी का नाम बताता है, आप रजिस्टर्ड वेबसाइट पे जाके, सेबी के वेबसाइट पे जाएं और उस पर्टिकुलर नंबर डाल के वहां पे वेरीफाई करें। आप अगर स्टॉक ब्रोकर का नंबर हो सकता है आपको मैनिपुलेटेड दिखाया जा रहा हो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो बेटर ये होगा कि आप सेबी में फोन करें, एक्सचेंजेस के लैंड जो नंबर दिए गए हैं उनमें कॉल करके चेक करें, एक्सचेंजेस के वेबसाइट पे जाके उसका मेंबरशिप नंबर डालें और पता करें कि ये मेंबर एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेने की बात है। थर्ड इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो पैसे ट्रांसफर करने से पहले आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, इस तरह से पैसे ट्रांसफर ना करें, क्योंकि अगर कहीं भी आप रजिस्टर्ड अकाउंट ओपन करते हैं तो वो रजिस्टर्ड अकाउंट ओपनिंग का एक कंफर्मेशन एक्सचेंज द्वारा और ब्रोकर या इंटरमीडिएरी के द्वारा भी आता है, आपको उसे वेरीफाई करने की भी जरूरत है। तो ये कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जो प्रिकॉशन अगर आप लेते हैं तो आप ब्रॉडली इस तरह के झांसों से बच सकते हैं। चलिए, काफ़ी ज़रूरी बातें आपने बताई हैं, खासतौर से अगर आप शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, निवेश करना चाह रहे हैं, तो इन बारीकी को आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन पवन सर, सवाल अब यहाँ पर यही है, अपनी एंड से, अपनी तरफ से तो हम चलो फिर भी जागरूक हो जाएंगे, फिर भी अपना होमवर्क कर लेंगे। क्या क्या जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशंस के जिम्मे आती है अपने एक रोबस्ट सिस्टम बनाने की, और किस तरह से जो है हमें अपनी मांगे बाहर निकाल कर रखनी चाहिए? लूप होल्स हैं लीगल सिस्टम में, कानून व्यवस्था में है, इंस्टीट्यूशंस अपनी तरफ से कितना भी कोशिश कर लें लेकिन फिर भी इस तरह के मामले सामने आ ही रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए? खासतौर से मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही हूँ, बिकॉज आपकी गाड़ी कमाई की बात यहाँ पर हो रही है, और लालच बुरी बला है, डेफिनेटली हम सब जानते हैं। लेकिन कैसे लोग इस परेशानी का सामना कर सकते हैं? स्टेक होल्डर्स अपने अपने एंड पे कितनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, न सिर्फ एक यूजर बल्कि इंस्टीट्यूशंस भी? मुझे लगता है कि इस पूरे समस्या की जो घुंडी है वो बैंकों के पास जुड़ी हुई है, क्योंकि अधिकांश तौर पर जब आपको शिकार बनाया जाता है साइबर क्राइम का, तो पैसे बैंकिंग चैनल के साथ ट्रांसमिट किए जाते हैं। अब वो होता क्या है कि वो इतनी तेज रफ्तार से एक से दूसरे अकाउंट पे जाते हैं और अकाउंट से बाहर निकाले जाते हैं कि अक्सर जो विक्टिम होता है वो स्पीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। और यहाँ पर मुझे लगता है कि बैंक्स को दायित्व दिया जाए कि साहब, ऐसा है, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है, आपकी जिम्मेवारी होगी, आपकी जवाबदारी होगी, और अगर आपने इस तरह की अकाउंट को या ट्रांजैक्शन को ब्लॉक नहीं किया है तो संभावित तौर पर खमियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो जो जीरो लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2017 से लागू कर रखा है,
मुझे लगता है उसको और ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है। आज मेरे अकाउंट से पैसे जाते हैं, मुझे पता है फलां बैंक में गया है, फलां बंदे के अकाउंट में गया है, मैं पुलिस के पास जाता हूँ, बट पुलिस कहती है मैं क्या करूं, वो तो अकाउंट से पैसे निकल गए। तो देखिए, ये मैं क्या करूं वाला जो जवाब है, सवाल है, उसका हमें सही जवाब देना पड़ेगा कि ठीक है, आप सबसे पहले बैंक को बुलाइए, बैंक की जिम्मेवारी करिए, नहीं तो बैंक के ऊपर फाइन डालिए। एक बार आपको कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे तो लोगों का जो विश्वास है इस इकोसिस्टम में, वो पुनः से स्थापित होगा। अभी तो लगता है कि साहब पैसे गए तो गए, कभी नहीं आने वाले, और ये यथार्थ भी सत्य है। 99% केसेस में हम पाते हैं जो पैसे चले गए वो वापस आते नहीं है। क्यों? क्योंकि पुलिस अधिकर्मी को लगता है कि चलिए 4-5 लाख 10 लाख का केस है, इतना छोटा केस है, मैं क्यों मगजमाजी करूंगा, मैं केस दर्ज नहीं करूंगा। क्यों? मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मुझे पता नहीं मैं अल्टीमेट साइबर क्रिमिनल तक पहुंच जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। और उनकी भी एक लेजिटिमेट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अब साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर पूरे राष्ट्र भर में उभर कर आ चुकी है। पहले हम बात करते थे जामतारा की, बात करने लगे नूह की, अब तो ये हालत हो गई है कि हर ग्रामीण इलाकों में, हर सेमी अर्बन एरियाज में ये साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर पनप रही है, और उसको इफेक्टिवली आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली यूजर्स को आपको बताना पड़ेगा कि साहब कुछ भी हो जाए, आपने अपना कोई कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं करनी जो कोई अनावश्यक व्यक्ति आपको कहता है। कभी डर में कुछ आना नहीं है, कोई आपको डराने की धमकाने की कोशिश करे, आपको पुलिस अधिकर्मी वीडियो से कॉल करे और कहे आपके खिलाफ केस दर्ज हो रहा है, आप फोन बंद करें। हमेशा याद रखिए कि कल सुबह फिर सूरज उगेगा, कल एक फिर नया दिन होगा। तो जितनी आप जागरूक हो पाएंगे। एक और समस्या जो है कि भारतवासियों को जो ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन चल रहा है, भारत की जो उल्टी की क्रांति चल रही है, उसमें से बाहर आना पड़ेगा। देखिए, आज हम क्या है, अपने हर प्रकार की जानकारी को साझा कर रहे हैं इंटरनेट पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, अपने स्मार्ट डिवाइसेस पर, बिना सोचे समझे कि उसके अंतर्गत आपकी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, आपका लोकेशन, आपका मेटा डेटा विद्यमान है, जो साइबर क्रिमिनल्स अधिकांश तौर पर पढ़ पाते हैं और आपको टारगेट कर पाते हैं। तो साइबर हाइजीन, साइबर अवेयरनेस के बारे में ज्यादा तवज्जो यूजर्स में देनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली सब लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आप साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। उम्मीद ना करें कि साहब गड़बड़ आप करें, लेकिन आपकी गड़बड़ी की जो समस्या का समाधान है वो सरकार करेगी। साहब अगर आप शुरुआत में ही थोड़े सावधान हो जाएंगे तो संभावित तौर पर आप ना तो साइबर क्राइम के शिकार होंगे, ना ही सरकार को काम करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है इंटरमीडियरीज जो सेक्शन 21W आईटी एक्ट में परिभाषित हैं, उनके ऊपर भी ज्यादा ड्यू डिलिजेंस के प्रावधान लगाने की आवश्यकता है। केंद्रीय सरकार के पास आज पावर्स हैं कि सेक्शन 87(2) आईटी एक्ट के तहत वो विभिन्न प्रकार की न्यू ड्यू डिलिजेंस भी परिभाषित कर सकती है, जो अभी तक परिभाषित नहीं हुए हैं। तो जो कुछ हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और अल्टीमेटली मोर कैपेसिटी बिल्डिंग, जागरूकता ही एकमात्र उद्देश्य है, ध्येय है। जितने हम जागरूक हो पाएंगे उतने हम सक्षम हो पाएंगे, ताकि इन चुनौतियों से डील करने में हम ज्यादा इफेक्टिव हो पाए। जय, एक तरफ देखिए हम यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रॉड्स की तो बात कर ही रहे हैं क्योंकि ये मामला भी फाइनेंशियल फ्रॉड जुड़ा हुआ है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस मानसिकता से भी लड़ रहे हैं या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर लोग इक्विटी बाजार में अपना भरोसा जताने के लिए, बढ़ाने के लिए एक एक कदम बस उठा ही रहे हैं। पैंडेमिक के बाद हमने देखा है कि एक ऐसा तबका आया है जो कि नए निवेशक कह लीजिए या नए लोग जो कि जुड़े हैं बाजार से। अब इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स कहीं ना कहीं उनकी जो विश्वास की नींव है जो है उसको तो हिला ही देंगे। अगर इस तरह के मामले ज्यादा आते हैं, जो कि आ ही रहे हैं कहीं ना कहीं, लोगों को लगेगा कि एक तो वैसे ही शेयर बाजार बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल जगह है, बहुत लोगों को तो अधिकतर समय वो सट्टा ही लगता है और लगता है कि अरे नहीं, यहाँ पर तो पैसा हमेशा डूबता ही है, हमारे हाथ तो हमेशा जलते ही हैं। एक तो उस तरह का माइंडसेट, और थोड़ा बहुत जो भरोसा आया भी था वो इस तरह के साइबर फ्रॉड्स को लेकर, फाइनेंशियल फ्रॉड्स को लेकर खत्म हो जाएगा। जय जी बिल्कुल कविता, देखिए आप कंसर्न जो आपने रेज किया वो जायज़ है, लेकिन हमें ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ओवरऑल बिहेवियर जो ये स्कैमस्टर्स क्रिएट करना चाहते हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक टेलीग्राम चैनल है, जैसा मिस्टर भाटिया ने बताया कि भाई उसमें हर कोई पैसा बना रहा है, उसमें हर कोई प्रॉफिट कर रहा है। आपके लिए ये रेड फ्लैग बहुत ज़रूरी है कि भैया ये यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अगर जब तक आप ये अपना कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करेंगे, जैसा मिस्टर दुग्गल ने भी बहुत वैलिड पॉइंट बताया कि एक एवरीथिंग शेयरिंग ऑन सोशल मीडिया, मुझे हर चीज कॉपी करना है, मुझे अपने ट्रेड्स को कॉपी करके किसी को बताना है,
तो ये एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो एक फेज चल रहा है कि मुझे हर चीज शेयर करना है ताकि लोग लाइक करें और लोग अप्रिशिएट करें और उससे मुझे एक नया हाई मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में भी हैं तो आपको जो बेसिक चीजें हैं उनका ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, ये पैसे आपके हैं। जिस तरह से पहले अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते थे और आपके पास अगर एटीएम है, तो एटीएम को संभाल के रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप अपने एटीएम के पिन को हर किसी से शेयर करते रहें तो आपके बैंक से पैसा निकलना लाजमी है। उसी तरह से अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन निवेश करना चाहते हैं, तो उसके जो सिक्योरिटी पासपोर्ट्स हैं, आपके जो डूज एंड डोंट्स हैं, उसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ अगर हम एक चैनल के आपके माध्यम से अगर हम बताएं और ये 10 मिनट वो सुने और उस पर अमल ना करें, तो अगेन इट्स बैक टू स्क्वायर वन है। तो बेसिक चीजें जो हैं उसे समझने की जरूरत है। मार्केट बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अगर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है एज ए ट्रेडर और इन्वेस्टर, तो अपॉर्चुनिटी इन स्कैमस्टर्स के लिए आपसे बड़ा है, जो आपको इस तरह के झांसे में फंसा के आपके पैसे यहाँ लूट सकते हैं। तो टेक द बेसिक स्टेप्स जो मैंने पहले आपके सवाल पे बताया, वो कॉमन चीजों का आपके पास ध्यान होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सी हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में हैं, हमें पता है क्या चल रहा है। कभी कभी इस तरह के कॉल्स आ जाते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से कॉल आया और मुझे ये आईवीआर वॉइस पे बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो गया है क्रेडिट कार्ड से। आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो 1 प्रेस करें, अदरवाइज आप 9 प्रेस करें। तो प्लीज आप समझें कि कभी भी अगर कोई मोबाइल नंबर से इस तरह के कॉल्स आते हैं तो आपको वो कॉल को इग्नोर करना है। अगर आप कोई एक वहां पे आईवीआर पे एक मेन्यू प्रेस कर देते हैं तो यू फॉल इन दैट ट्रैप। तो इस तरह की चीजें हैं जो लोग अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, वो भी इस तरह के झांसे में आ सकते हैं। तो जो साइबर स्कैमस्टर्स हैं ये हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। उनका एक नेटवर्क चलता है, वो एक पैटर्न को समझते हैं, एक बिहेवियर को समझते हैं और उस बिहेवियर में लूप होल्स हैं उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो इसे आप इस चेन को तभी तोड़ सकते हैं जब आप कुछ प्रिकॉशंस और कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखें। और टाइमिंग देखिए, बात हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स की कर रहे हैं और मुझे अभी अभी एक ऐप से जो है ग्रैंड पेरेंट्स स्कैम को लेकर अलर्ट भी आया है। उससे कैसे बचना चाहिए उसके टिप्स भी सामने आते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। टाइमिंग की बात है ये। लेकिन अब रितेश, बहुत सारी बातें हमने कर ली। अब 1930 पे जो लोग नहीं जानते हैं कि आपको कंप्लेन करनी चाहिए, अगर जानते भी हो तो कहीं ना कहीं भरोसे की, विश्वास की कमी होती है कि अच्छा हमने एक टोल फ्री नंबर पे कॉल कर दिया है, यहाँ पे क्या वाकई कोई हमारी शिकायत को सीरियसली लेगा। अच्छा, मामला जब करोड़ों का हो रितेश, तब तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक नंबर पर जो है हमारी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी। तो अब शिकायत करने का औपचारिक तरीका और पैसे मिलना नहीं मिलना, आप कदम कैसे उठा सकते हैं? अपने बैंक को संपर्क करें, उन्हें बताएं कि इस तरह का फ्रॉड आपके साथ हो गया। इसी मामले में फॉलोअप स्टोरी क्या है, अगर आप जानते हो तो बताइएगा। लेकिन ना के बराबर ही उम्मीद रहती है लोगों में, इस तरह की ठगी में अगर पैसे जाएं तो मिलेंगे। हाँ, तो कविता ये 1930 मेरे को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों के दिमाग में नहीं जा रहा है। ये ही नंबर है जहां पे आपने फोन करना है और किधर नहीं। उन्होंने ना बैंक को कॉल करना है, ना ही अपने कोई ब्रोकर को कॉल करना है, ना ही पुलिस में 100 पे कॉल करना है। इन्होंने 1930 पे कॉल करना है। ये जो नंबर है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि हम सब लोग ने एक टी शर्ट पहन लेनी चाहिए कि फाइनेंशियल साइबर क्राइम हो तो प्लीज 1930 पे कॉल करो, ना ही कि आप मेरे को कॉल करो या कविता को कॉल करो या पवन सर को करो या अपने गुप्ता जी को कॉल करो। तो यहाँ पे कॉल करने का मैंने देखा है, डिपेंड्स अपॉन सिटी टू सिटी कि उनके पास कितनी मैन पावर है। मैं मुंबई की जैसे बात करूं तो यहाँ पे लगभग 55 ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, पुलिस के लोग बैठे रहते हैं, जो कि साइबर कंट्रोल रूम कहा जाता है, जो कि बीकेसी में है। वहां पर अभी जैसे मेरी बहन खुद एक शिकार बनी थी, तो उसके मतलब कुछ 41,000 गए थे। हमने जब 5 घंटे के बाद फोन किया, जब मुझे पता चला उसका, जब मेरे को कॉल आया तब मैंने कॉल किया, उसके पैसे आ गए वापस। मतलब इतनी आसानी से नहीं आए हैं, ऑफकोर्स कोर्ट में जाना पड़ रहा है, रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी फाइल करनी पड़ती है, लेकिन वो सारे पैसे फ्रीज हो गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है। अभी भी अगर आप देखोगे तो उड़ीसा में लगभग कुछ 17 करोड़ का हुआ है, उसमें से 7.5 करोड़ आए हैं।
ऐसे ही महाराष्ट्र, हर राज्यों में अगर आप देखोगे तो 1930 पे कॉल करने पे, टाइमली कॉल करने पे वो कीजिए। लेकिन एक ध्यान में रखिए कि जब भी आप 1930 पे कॉल कर रहे हैं तो प्लीज अपनी पूरी राम कहानी मत बताइए। आप खाली बताइए मेरे इतने पैसे गए हैं इतने ट्रांजैक्शंस में। अगर आपके 3 ट्रांजैक्शंस में गए हैं तो वो 3 ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस नंबर आप रेडी रखिए। आपका सबसे पास वाला पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आपको उनको बताना है, आपका बैंक का नाम, ब्रांच और आईएफएससी कोड, बस इतना ही कीजिए। और बाद में एंड में पूछेंगे आपके साथ क्या हुआ था, वो चीज आप 30 सेकंड के अंदर बता दीजिए कि मेरे साथ एक ऐसे स्कैम हुआ था, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड किया गया था, दैट्स इट। इससे ज्यादा मत बताइए, क्योंकि लाइन में और 1000 लोग बैठे हुए हैं जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है। हर सेकंड, मतलब कम से कम, नहीं तो हिंदुस्तान में ही मैं बात करूंगा तो हर सेकंड 100 या 150 लोग तो शिकार हो ही रहे हैं साइबर फ्रॉड के। और इसी के लिए इंटरमीडियरीज पे, जैसे पवन सर ने भी कहा था, बहुत बड़ी जवाबदारी आती है। हम एआई की बात कर रहे हैं इतना सारा, तो क्या बैंक्स को नहीं दिख रहा है कि ऐसे ही एक म्यूल अकाउंट में पैसा आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तुरंत आ रहा है तुरंत जा रहा है। तो कुछ तो आप, जैसे पवन सर कह रहे थे, कुछ तो आप इस पे रोक लगाइए। एक मेरे को तो ऐसा लगता है था चेक का टाइम अच्छा था कि कम से कम मैं जाके चेक का स्टॉप पेमेंट कर सकता था। ये तो अभी उल्टा हम पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि मैं कहीं पे ऐसे स्टॉप पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई थिंक आरबीआई ने कुछ ऐसे रूल्स निकालने चाहिए कि ऐसे सारे अकाउंट्स में जहां पैसे ऐसे तुरंत आ रहे हैं जा रहे हैं, बैंक्स इनको मॉनिटर करें। सेकेंडली ये भी बहुत जरूरी है कि जो बाकी इंटरमीडियरीज है, जैसे अगर आप फेसबुक पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, इतने सारे जो फेक एड्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप क्या कर रहे हैं इसको नीचे लाने के लिए। आई थिंक बहुत जरूरी है कि इसके रूट कॉज पे जाए और वहां पे हम बात करें। ये तो एक हिसाब से ऐसा हो गया कि यार ये मतलब जैसे टेररिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये लोग भी कोई साइबर टेररिज्म से ये कोई चीज कम नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इंटेंट की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये सारे लोगों में इंटेंट की मतलब ये जो इंटेंट की भावना है वो बहुत बहुत मेजरली मिसिंग है। और हम घूम फिर के हमारे सिटीजन्स पे, यूजर्स पे डाल देते हैं कि नहीं आपकी जवाबदारी है, आप अवेयर रहिए, आप अवेयर रहिए। कविता नहीं, मैं उसी पर आ रही थी कि हमेशा यूजर्स की जागरूकता पे सवाल उठाए जाते हैं, और ठीक है, एक तरह से जागरूक रहना बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन जब मामले इस तादाद में बढ़ रहे हो और इस हद तक बढ़ रहे हो, तब कहीं ना कहीं रेगुलेटर्स को और कानून व्यवस्था को, जो कि ऐसा नहीं है कि संज्ञान नहीं ले रहे हैं, लेकिन ठोस कदमों की कमी अभी भी महसूस हो रही है, कम से कम इस तरह के मामलों को और बढ़ता हुआ अगर हम देखें तो। फिर हमारे पास समय फिलहाल खत्म हो गया है इस चर्चा के लिए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शिरकत की और मार्गदर्शन किया हमारे दर्शकों का। और इसी के साथ आज के इस एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन उम्मीद है कि आप भी सोच समझकर अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, या किसी भी तरह का निवेश कर रहे हो, पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आप इस तरह से आगे बढ़ें अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। नमस्कार।